जो 30 नंबर को पूछा जाता है। तो आप लोग बढ़िया से हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए किस टाइप के हिंदी पूछे जाते हैं सी सेट में, एस्टेट में या सी टेट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सी टेट की बात कर रहे हैं हम। तो सी टेट में देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 2024 में जो देने वाले हैं सी टेट, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो चलिए देखिए चलते हैं। आपका पहला नंबर दिया है गद्यांश से। गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद उत्तर को देना है। सबसे पहले गद्यांश को आप लोग इसका आंसर पढ़ लीजिए कि क्या आंसर कह रहा है, उसके बाद है जो क्वेश्चन को ढूंढने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पर है गद्यांश के आधार पर स्वास्थ्य शरीर के लिए आवश्यक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए स्वच्छ स्वास्थ्य है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध संभावनाएं, शुद्ध मनोभाव। फिर है वातावरण का बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। ये सभी को आपको सबसे पहले पढ़ना है। बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति, जनसंख्या औद्योगिकरण में वृद्धि, ये सभी पढ़ लेना है। उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है। क्या है समस्या? वायुमंडल समस्या, प्रदूषण या रोजगार की कमी या जनसंख्या में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। 94 में पूछ रहा है प्रदूषण की समस्या है केवल भारत में कि अधिकतर संसार के अधिकतर देशों में या केवल एशियाई देशों में। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको है जो फिर गद्यांश को आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ से आप फिर गद्यांश से पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पर जहाँ पर होगा वहाँ अंडरलाइन हम करेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण की सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं का एक समस्या बन गया है। इसलिए आज प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है, क्योंकि जिस वातावरण में और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है। और यह स्थिति केवल भारत में नहीं बल्कि अधिकांश देशों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। पूरे वर्ल्ड की बात कह रहा है। वैज्ञानिकों को पता है कि यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फनधारी सांप, यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना है, फनधारी सांप आदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह जाएगा। वनस्पतियां तक नहीं पनप पाएगी, प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये देख लिए किसी भी जीवधारी के लिए रहने के लिए बात कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसको 1-2 बार पढ़ना है आप लोग को एग्जाम में, उसके बाद है जो गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ से चलने हैं हम लोग को क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध वातावरण। हम वहाँ पर वातावरण को टिक किए थे तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध वातावरण। दूसरा नंबर है वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक है। क्या कारक है? तो वातावरण पर जनसंख्या एवं औद्योगिकरण में वृद्धि, ये जो है मुख्य कारक है, आपको उन्हें गद्यांश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है। आधुनिक समस्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर वायुमंडल प्रदूषण, जिसको हमने अंडरलाइन किया था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रदूषण की समस्या है, तो प्रदूषण की समस्या है जो संसार के अधिकतर देशों में, इसे भी अंडरलाइन किए थे हम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। ये गद्यांश से ही जुड़ी हुई क्वेश्चन है। 95 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि गद्यांश में अत्यधिक बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? तो अभी बताए थे फनधारी सांप से किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो गया 95 का 1 हो जाएगा।
96 नंबर में हम लोग चलते हैं कि आने वाले दशकों में पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वाक क्या भाव है, यानी वाक का भाव क्या है इसमें, तो 96 का 3 हो जाएगा। इसमें कह रहा है पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा है जो आपके गद्यांश में दिया हुआ है। अब है यहाँ से 97 नंबर के क्वेश्चन में आपका हिंदी से दिया हुआ है, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है, तो नियंत्रित नियंत्रण जोड़ इत होता है, नियंत्रित इत, लास्ट में इत जो है तुकांत शब्द आता है, तो इत इसका हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द अंत में जुटे शब्द के, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 4 हो जाएगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर में, दशक में समास का भेद बताइए। दशक, दशक माने संख्या को दर्शाता है, तो जो संख्या को दर्शाता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए द्विगु समास हो गया, जैसे दशानंद है ना, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब संख्या को दर्शाता है, तो ये द्विगु समास में आता है। 20, 25, 30, 40, 100, 200, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 99 नंबर में। 99 का है समूह से भिन्न शब्द है, तो देखिए समूह से आधुनिक सही लिखा हुआ है, आवश्यक सही है, स्वस्थ सही लिखा हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य दिया हुआ है तो ये अलग टाइप का लिखा हुआ है, ये गलत शब्द है, तो ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 99 के बाद हम 100 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ से आपको देखिए गद्यांश को पढ़कर यानी पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनना है। रक्तपात पर अड़ा नहीं है, दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बढ़ा हुआ, इसको छोड़ वहाँ वह सच्ची, विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। यह जो है आपका दिया हुआ है, और अब इस पंक्ति को, कविता को पढ़ करके आपको आंसर देना है। जैसे देख लीजिए, इस कविता में कह रहा है, इस कविता में किसकी कामना की गई है, तो इस कविता में काम भारत के झंडे को फहराने की कामना की गई है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है, क्यों फहराते हैं झंडा, तो यह दर्शाता है किसका, स्वतंत्रता को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2023 का जो सीटेट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, तो इसे ऑप्शन नंबर 2, इसे अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया है। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने का प्रेरित किया है, तो अहिंसा को। दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है, तो ये आपका 2 हो गया, विवेकपूर्ण न्याय का संकेत किया गया है। समूह से भिन्न शब्द है, भिन्न बताइए, वीरता है, दया है, शक्ति है, भारत है, इसमें पूछ रहा है, तो ये भारत हो जाएगा। भारत एक देश है, जबकि ये सब वर्ड है, दया, वीरता, शक्ति, ये सब व्याख्या करता है। भारत एक देश का नाम है, इसीलिए यह अलग हो गया। अगला शब्द 105 में, विजय शब्द का विलोम होता है। विजय, तो विजय का होता है पराजय। यहाँ हार नहीं मानना है, हार मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीत का उल्टा हार होता है, तो जीत रहेगा तब मारना है इसको हार का। यहाँ विजय है तो पराजय, इसका उल्टा शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, अब कह रहा है संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां कराती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। यह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है, मतलब संगीता है जो अपनी क्लास में परिस्थिति के अनुसार गतिविधि करा रहा है बच्चों को, तो क्या करा रहा है, उसका क्या अनुसरण कर रहा है, यह कुछ पूछ दिया है बाल शर्म से, चाइल्डपीडिया से पूछा हुआ है हिंदी में, तो आपको इसको भी आंसर देना होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संप्रेषणात्मक भाषा विधि का प्रयोग कर रही, अनुसरण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 106 नंबर के बाद 107वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 नंबर में कह रहा है, देखिए
107 नंबर में यहाँ देखे दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कहने की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर में, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है। तो ये शिक्षक से संबंधित, बच्चों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये हो गया ध्वनि विज्ञान जागरूकता करा रही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सारांश पाठ के रूप में भी जाना जाता है। तो सारांश पाठ के रूप में सरसरी तौर पर पाठन, मतलब कोई भी आप किसी बुक को पढ़ लिए हैं तो रिवाइज करने के लिए जो सरसरी निगाहों से देखते हैं उसे सारांश पाठन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। तो जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है बारीकी से पाठन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है, मतलब कोई शब्द दिया और उसको डैश लगा दिया ऐसे करके, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द से समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा को किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। तो ये क्वेश्चन आपका, ये शब्द भंडार की जांच कर रही है कि उसे शब्द कितना आता है, उसे शब्द में कितनी रुचि है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्द भंडार का पता लगा रही है उस कौशल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर 100 क्वेश्चन में है, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। 12 नंबर का देख लीजिए, तो बिना किसी संदर्भ के शब्दों को अर्थ पूछना, ये नहीं करना चाहिए। आप कुछ पढ़ाएं नहीं और शब्द पूछना शुरू कर दिए तो ये आपको नहीं करना है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाएं उसी से आपको क्वेश्चन पूछना है बच्चे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है, जैसे आज मैं डैश डैश गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं डैश डैश लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थी को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति कराने के लिए कहती है कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो बच्चे क्या भरेंगे वहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना ने विद्यार्थियों को क्या करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स से दिया गया है। तो इसमें है आपको संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। इसको पढ़ने के बाद सिट्टिक शब्द है जो आपको भरना होता है, तो इसी को कहा जाता है संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि में कह रहा है तो आपका होगा आगमनात्मक तरीके से। आगमनात्मक तरीके में होता है क्या, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। आगमनात्मक है जो एक विधि है, एक ऐसी विधि है जो व्याकरण सीखने को एक प्रभावी और उत्पादक प्रक्रिया को बनाती है। माने एक विधि है, यह जो है आगमनात्मक तरीका एक विधि है जिसे व्याकरण को पढ़ाने का एक तरीका होता है, समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 115 नंबर में, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है। तो 115 का आपका 2 आंसर हो जाएगा। वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व कर्म निर्धारित किया जाता है उसे पाठ्यक्रम डिजाइन प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 115 नंबर में। 115 नंबर में देखिए क्या कहा गया है। 115 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 115 नंबर में देखिए 115 नंबर कह रहा है वाचन यानी बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है। तो भाषा शिक्षण विधि जो है आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए, तो 117 का 4 हो जाएगा, तानाशाही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर में। 118 का देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुई है, तो 18 का 1 हो जाएगा, पाठ सामग्री आधारित निर्देश। 118 के बाद 119 में हम लोग लेके चलेंगे आपको। देखिए 119 नंबर में देखिए 119 नंबर कह रहा है आपका भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही नहीं भिन्न होते हैं बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द कर्म में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें बोली कहा जाता है, बोली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है जो आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है, तो इसे कहा जाता है सर्वभाषिक विधि। तो इसे याद रखेंगे। आपका 30 नंबर का हिंदी जो सीट टेट में पूछे जाते हैं उसे आपको कवर करना होगा। तो यहाँ से आपका 30 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिले। तो इसके साथ फिर हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।